कहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस मैंने आपको करवा दिए थे, है ना? बताओ, ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हो गए थे क्या? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। क्या सॉलिबिलिटी बताई थी? सॉलिबिलिटी बताई थी? सॉलिबिलिटी भी बता दी थी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है एक गिवन सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at particular temperature। ठीक है, टेम्परेचर को यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होने से जो सॉल्युबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर का अगर हम इफेक्ट देखें, देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें देखें, सपोज अपने पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अपने पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अपने पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर मैं हीट करूं, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर मैं हीट करता हूं, अगर मैं इसको हीट करता हूं, तो हीटिंग देने पर ये किस में चेंज होगा? अगर मैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करता हूं, तो हीटिंग देने से ये किस चीज में चेंज हो जाएगा? और आप सोच के देखो, एक ऐसा सॉल्यूशन बन चुका है जिसके अंदर अब और ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लेकर के बैठा हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट कितना होगा? जितना कि वो डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, जितना उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लेकर के उसके अंदर है। अब उसको हीट किया जा रहा है। हीट करने से क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो बढ़ती जाएगी। वो बढ़ने से पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, और उससे जो बीच में जो वॉइड है, जो इंटर पार्टिकल है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इनके जो वॉइड के बीच में जो इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ता जाएगा। उसको, वो बढ़ने से क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जो सैचुरेटेड है वो कहीं ना कहीं आपका अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। मतलब अब आप उसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इससे हीटिंग से क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो वॉइड थे वो वॉइड भी इंक्रीज हो गए। तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई, वॉइड भी इंक्रीज हुए, तो सैचुरेटेड किसमें चेंज हो गया? अनसैचुरेटेड में। इसको हमने दूसरा एक क्या लिया कि हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, हमने क्या किया कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया? कूल डाउन किया। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने कूलिंग करी। कूलिंग करने से क्या होगी? जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, वॉइड कम हो जाएंगे। तो सैचुरेटेड को अगर आप कूल डाउन करोगे तो वो सुपर सैचुरेटेड की तरफ चेंज हो जाएगा, मतलब उसके क्रिस्टल्स आपको मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे? क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, आपको सॉल्यूट के क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं। तो सैचुरेटेड को आप कूलिंग करोगे तो आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे सॉल्यूट के। सैचुरेटेड को अगर आप हीट कर रहे हो तो अनसैचुरेटेड में ऐड हो जाएगा, आप और ज्यादा उसमें सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो। तो ये क्या है? ये टेम्परेचर का इफेक्ट है किसके ऊपर? जो सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट हम देख रहे हैं।
तो सिंपली यहाँ पर हम अपना एक कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि solubility of a solution, solubility of a solution increases when temperature increases. ठीक है भाई, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होती जाएगी। तो सॉल्यूशन solubility of solution increases when the temperature is increases। ठीक है, इतना क्लियर है? पहले ये बता दो, क्या ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगा? सॉल्युबिलिटी मतलब जो उसका डिसोल्यूशन है सॉल्यूशन का वो बढ़ता जाएगा व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये हमेशा ट्रू नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक कंडीशन आएगी, जिसमें गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बना होगा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इसमें बना होगा। अब गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में अपने पास एग्जांपल अगर हम लें तो क्या हो जाएगा? O2 इन लिक्विड, O2 इन वाटर। ऑक्सीजन गैस जो डिसॉल्व होती है किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व है हम उसको हीट करते हैं, हम उस लिक्विड को हीट करते हैं। जब उसको हीट करेंगे तो आपको लगेगा कि यार टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है। बट यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा इस केस में कि ऑक्सीजन इन वाटर, अगर आप इसको हीट करोगे तो वाटर के अंदर जितने भी ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? इवेपोरेट होने के बाद वो बाहर आने लगेगी, वेपोराइज हो जाएगी, वेपोराइज होकर के वो बाहर आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि O2 इन वाटर अगर आप इसको हीट करो, O2 इन वाटर अगर आप इसको हीट करो, मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो हीट करने से क्या होगा? O2 जो गैस है वो वेपोराइज हो जाएगी। तो इससे जो O2 की अमाउंट है, जो ऑक्सीजन गैस की अमाउंट है वो तो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई है। और अगर अमाउंट ही कम हो गई तो सॉल्युबिलिटी भी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन लिक्विड वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस जैसे जैसे वेपोराइज होती जाएगी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की लिक्विड के अंदर यानी जो वाटर है उसके अंदर डिक्रीज होती जाएगी। क्या ये क्लियर है? CO2 तो बहुत कम क्वांटिटी में, ऑक्सीजन एक कंसिडरेबल क्वांटिटी में होती है ना। ऑक्सीजन होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? हीट करने पर वो वेपोराइज हो जाएगी, उसकी अमाउंट धीरे धीरे कम हो जाएगी ऑक्सीजन गैस की। तो ये केस अपोजिट आ गया ना। वैसे हम पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, बट यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सही है? अरे इतना क्लियर है? देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब है, अब ऑक्सीजन गैस आपने अगर हीट किया वाटर को, उसके अंदर से जो ऑक्सीजन गैस है वो बाहर निकल गई। अब ऑक्सीजन गैस जो सॉल्यूट था वही बाहर निकल रहा है, तो सॉल्यूट की अमाउंट तो अल्टीमेटली कम हो जाएगी ना। मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे उसके अंदर से सारा ऑक्सीजन निकल आएगा। हमें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ानी थी, ये सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। लास्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे सॉल्यूशन में क्या क्या जनरल जो प्रॉपर्टीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो इनको आप ध्यान से देखना। ये एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आती हैं, ऑब्जेक्टिव में भी इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, सबसे पहले ये आएगा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, ये क्या होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं। होमोजीनियस नेचर होने का मतलब है कि इसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उनका उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई सेपरेशन नहीं होता है। दे आर होमोजीनियस एंड द composition of solute and solvent, composition of solute and solvent remains same throughout the solution। मतलब आप जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं वहां पर जो होमोजीनस मिक्सचर में वो रहेंगे, होमोजीनस टाइप में रहेंगे, और जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन रिमेन सेम, कॉम्पोजिशन बिल्कुल उसका सेम आएगा, कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कॉम्पोजिशन सेम आने का मतलब है उसमें कोई भी बाउंड्री फॉर्म नहीं होगी। जैसे कि हम पहले ही ढेर सारे एग्जाम्पल इसके कर चुके हैं, तो उन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखोगे कि यार इसमें कोई भी बाउंड्री फॉर्म नहीं हो रही है। फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा, फिक्स रेशियो का भी यही मतलब है, और बीच में कोई बाउंड्री नहीं बनेगी। जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाओगे वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा इसमें है कि दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट, द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल। बहुत ज्यादा छोटा वो होता है, पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा इसमें होता है, वो आप नेक्ड आई से उसको सी नहीं कर पाओगे। और वो कितना होता है, लगभग 1 नैनोमीटर तक होता है, 1 nm, 1 नैनोमीटर, जो कि 10⁻⁹ मीटर होता है। इतना छोटा पार्टिकल का साइज होता है। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी विजिबल विद cannot be seen by naked eyes। ठीक है, cannot be seen by naked eyes। आप उनको नेक्ड आई से, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप आप उनको नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप आप उसको नहीं देख सकते हैं। पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल होता है। ठीक है, तो पार्टिकल का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, 10⁻⁹ मीटर में, और आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, अच्छे से आपने मिला दिया, अब आप देखने की कोशिश करो शुगर पार्टिकल्स को, आपको वो नहीं दिखाई देंगे। नेक्ड आई से आपको वो शुगर के पार्टिकल्स या सॉल्ट के पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे। हाँ, ये नेक्ड आई से, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप इनको आप नहीं देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इनको ध्यान रखना। एक आता है कि सॉल्यूशंस आर स्टेबल इन नेचर, सॉल्यूशंस आर स्टेबल इन नेचर। अब ये जो स्टेबल हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो स्टेबल नेचर होता है इसका जो स्टेबल नेचर है, स्टेबल नेचर का मतलब क्या होगा कि अगर आपने उसका एक सॉल्यूशन, किसी भी चीज का एक सॉल्यूशन बनाया है, जैसे शुगर एंड वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया, उसको रख दिया काफी टाइम तक, तो रखने के बाद उसमें जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है, उनका सेडिमेंटेशन नहीं हो पाएगा। सेडिमेंटेशन क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि दे आर वेरी स्मॉल, इतने छोटे साइज के होते हैं कि वो सॉल्यूबल ही रहते हैं, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकते, नीचे नहीं बैठेंगे। तो अगर वो सेटल डाउन नहीं होंगे तो उसको हम कहेंगे कि वो स्टेबल नेचर का एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशंस आर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब आपको मैंने बता दिया कि द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग,
जब भी उस सॉल्यूशन को रखा जाए विदाउट डिस्टर्बिंग, उस सॉल्यूशन को अगर रखा जाए तो काफी दिनों तक भी वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो नीचे सेडिमेंट नहीं होंगे। हाँ, वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है। फिर इसमें आता है कि सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस इसमें हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिल्ट्रेशन। आप सिंपल फिल्ट्रेशन से इसको अलग नहीं कर सकते, सिंपल फिल्ट्रेशन से ये अलग नहीं हो सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मतलब जैसे सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, आपने उसको फिल्ट्रेशन किया, जैसे आप घर में चाय छानते हैं ना, उसी तरीके से आपने फिल्टर किया तो सैंड क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और जो पार्टिकल जो वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा। बट एक बार अगर आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया तो फिल्टर करके आप उसको अलग नहीं कर सकते, चाहे वो शुगर का सॉल्यूशन हो चाहे सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, अगर एक बार आपने बना दिया तो आप फिल्टर करके उसको अलग नहीं कर सकते, है ना। फिल्टर करके वो अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि पार्टिकल एक तो स्टेबल नेचर के हैं और दूसरा बहुत स्मॉल साइज है उनका, तो वो कभी भी फिल्टर नहीं होंगे। तो इसमें फिल्ट्रेट आप फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और लास्ट इसमें एक पॉइंट आता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लास्ट एक पॉइंट आता है सॉल्यूशन solution does not scatter a beam of light। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमने एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, वो एक शुगर सॉल्यूशन बनाया और ग्लास में वो रख दिया, फिर हम एक लाइट उसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो लाइट उसके थ्रू पास करेंगे क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल पार्टिकल का साइज है, तो वो कभी भी उन पार्टिकल से टकराएगी नहीं, मतलब वो सीधे आर पार निकल जाएगी, आप उसका पाथ विजिबल नहीं होगा, है ना। तो सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग कब होती है, जब पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, जो कि बाकी हम सस्पेंशन और कोलॉइड में पढ़ेंगे कि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उनसे लाइट टकराएगी और अपना डायरेक्शन चेंज करेगी जो आपको दिखाई देगा। बट सॉल्यूशन के अंदर से जब आप लाइट पास करोगे तो आपको उसका पाथ विजिबल नहीं होगा, आपको नहीं दिखाई देगा। सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट मीन्स आप ये कह सकते हो इट्स पाथ कैन नॉट बी विजिबल। ठीक है, उसका पाथ आपको दिखाई नहीं देगा, वो विजिबल नहीं होगा, उसका पाथ विजिबल नहीं होगा, वो जाते हुए आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि इसका अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर बनाऊं, ये इस तरीके के एक सॉल्यूशन हमने बनाया और इसमें ये सॉल्यूशन बना हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक लाइट यहां से पास की, तो लाइट मुझे इसके अंदर से जाती हुई नहीं दिखाई देगी, मुझे ये बाहर जाती हुई दिखाई देगी इस तरीके से, मतलब इसके अंदर से लाइट नहीं गई है। ठीक है, इसके अंदर से लाइट गई नहीं है, मतलब इसके अंदर से लाइट मुझे जाती हुई दिखाई नहीं दी क्योंकि उसमें स्कैटरिंग नहीं हुई। तो सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, इट्स पाथ कैन नॉट बी विजिबल। ठीक है, इतना बताइए, क्या इतना क्लियर हो गया, कि यहाँ तक क्लियर आ गया समझ में।
यहां तक भाई किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें। फोर्थ पॉइंट, सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। अब आप ये सोचो कि आपने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया और आप उसको फिल्ट्रेशन करना चाहते हो, क्या वो कभी फिल्टर हो पाएगा? क्या वो कभी फिल्टर हो पाएगा? उस फिल्टर पेपर से आप शुगर के पार्टिकल को अलग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो चुके हैं कंप्लीटली, वो कभी भी उसमें सेपरेट नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, स्टेबल होने का मतलब है सॉल्यूशंस आर स्टेबल इन नेचर। स्टेबल होने का क्या मतलब होगा कि जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी हम कुछ दवाइयां यूज करते हैं, कोई कप सिरप यूज करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, है ना, मतलब यूज करने से पहले आपको वो हिलाना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, उसमें अच्छे से मिक्सिंग हो पाए। शेक वेल बिफोर यूज। बट जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नेचर के होते हैं, उसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, क्योंकि जो कप सिरप होती है उसमें तो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जबकि सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, सॉल्यूशन में पार्टिकल नीचे बैठते नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। पार्टिकल इतने भारी साइज के नहीं है कि नीचे आकर के वो सेडिमेंट हो जाए, वो घूमते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, है ना, दे विल नेवर सेटल डाउन। फिफ्थ पॉइंट का रीजन होगा, सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट बिकॉज द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूट का वो बहुत छोटा है, इतना छोटा पार्टिकल साइज है कि वो कभी भी, ठीक है, इतना छोटा पार्टिकल का साइज है कि उसमें स्कैटरिंग नहीं हो सकती। हाँ, इसके पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो क्या इतना क्लियर हो गया है? तो ये है कुछ इसमें। देखो, एक हमने पढ़ा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि पार्टिकल साइज किस तरीके का होता है, क्या होता है। अपना कंपोनेंट पढ़ रहे हैं कोलोइड। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं, जैसे हमने मिक्सचर्स पढ़े थे ना, एक बार हम अगर रिवाइज कर ले तो हम अगर मिक्सचर पढ़ रहे हैं तो मिक्सचर पढ़ने से अपने को दो चीजें हमने को मिली कि मिक्सचर्स में एक तो भाई क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। और होमोजेनस मिक्सचर के अंदर हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन को जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया है सॉल्यूशन। अब हेट्रोजीनस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है कोलोइड और एक आता है सस्पेंशन। ठीक है, ये दो हमने कवर करने। पहले हम कोलोइड में जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। होमो के अंदर सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन में हमने उसको कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, हमने टाइप पढ़े, हमने कंसंट्रेशन पढ़ी। तो ये तीन चीजें हमने मेजरली उसके अंदर पढ़ी, और हेट्रोजीनस के अंदर कोलोइड और सस्पेंशन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कोलोइड इसमें पढ़ते हैं, सेकंड अपना कोलोइड आ जाते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दें। या कोलोइड से पहले हम क्या खत्म कर लेते हैं, सस्पेंशन। एक छोटा सा टॉपिक भी है, और कोलोइड पढ़ना फिर इससे थोड़ा आसान हो जाए। एक बार सस्पेंशन पढ़ लेते हैं, फिर सस्पेंशन पढ़ने के बाद कोलोइड पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा।
सस्पेंशन में क्या होता है कि इसकी हम जैसे जो बहुत सारे आप डेली लाइफ में देखते हो सस्पेंशंस को, जैसे कफ सिरप आती है, ठीक है, कफ सिरप भी एक टाइप की सस्पेंशंस होती हैं। अब आप ये देखते हो कि कफ सिरप में पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, मतलब कफ सिरप के जो पार्टिकल्स होंगे कहीं ना कहीं वो लार्ज साइज के होंगे, जब वो लार्ज साइज के हैं तभी तो वो नीचे सेडिमेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कफ सिरप्स आर अनस्टेबल, जो सस्पेंशन होते हैं आर अनस्टेबल इन नेचर। जो और भी आप अदर मेडिसिन देखते हो जैसे एंटासिड होते हैं, जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसके अंदर सस्पेंशन आ जाता है, वो भी सस्पेंशन के बने होते हैं। पीटी का सिलेबस, पीटी के सिलेबस की अगर बात की जाए तो पहला चैप्टर दे दें, पहला चैप्टर इनफ है, फर्स्ट चैप्टर। बताओ, जल्दी से बताओ, फर्स्ट चैप्टर दे दिया जाए क्या? ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें, 20 नंबर का टोटल होता है, 6 नंबर का 7 नंबर का केमिस्ट्री बन जाएगा। अब 6 नंबर का केमिस्ट्री बनेगा, उसमें फर्स्ट चैप्टर पर अपना ही पढ़ लेना, जो भी एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन उसमें बन जाएंगे, सब्जेक्टिव के बनते हैं, एक एक दो दो नंबर के। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम दे देंगे उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया, ग्रुप में वैसे अनाउंस हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर आप अपना तैयार रखना, ठीक है, 20 या 21 से वो स्टार्ट है। एंटा एसिड की हम बात कर रहे थे ना। एंटा एसिड में क्या होता है, एंटा एसिड के अंदर जैसे इनो आपने देखा होगा, जो एक्सेस एसिड जो स्टमक के अंदर बनता है जिससे एसिडिटी हो जाती है, उसको न्यूट्रल करने का काम करता है, वो भी एक सस्पेंशन का ही टाइप है। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि सस्पेंशन, एक बार मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, है ना। क्या आएगा कि सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सबसे पहली बात तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture in which heterogeneous mixture in which solute particles are suspended in the suspended throughout the bulk of medium, suspended throughout the bulk of medium। अब देखो इसमें आप ध्यान दो कि हम यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं सस्पेंडेड वर्ड का, एंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। यहाँ पर ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो डिसॉल्व होने की कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की है। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से घुल जाएगा, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा कि सस्पेंडेड रहेगा वो, मीन्स वो पार्टिकल साइज उसके बड़े रहेंगे। पार्टिकल साइज नॉर्मली ज्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन का। सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड, तो तीनों में से सबसे लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के। अब सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीच में घूमते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। बल्क का मतलब होता है कि बॉटम लेयर से टॉप लेयर तक का जो हमने मीडियम बनाया हुआ है, जो सस्पेंशन बनाया हुआ है, उसमें वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, वो उसमें वो डिसॉल्व नहीं होते, घूमते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा इनो वगैरह में या कफ सिरप में, आप देखना कभी कभार उनमें लिखा भी रहता है सस्पेंशन। ठीक है, आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे, अगर वो कलर्ड है तो आपको नहीं दिखेगा कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, पार्टिकल्स उसमें कैसा रहेगा, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा। अगर वो कैसे दिखाई दे रहा है आपको, बल्क में है तो
हमने करवाए थे वो, बंद कर लेते हैं उसको। बेटा एक बार अपने अपने सारे कैमरे ऑन करो। अच्छा तो कहाँ तक ये अपना हो गया, सस्पेंशन में क्या हो जाएगा कि पार्टिकल साइज काफी बड़ा है। अब सॉल्यूट का जो पार्टिकल साइज काफी बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे सेडिमेंट हो जाए। सेडिमेंट होने का मतलब बैठ जाएगा। तो वैसे इसका डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम आपको लगेगा कि यार कहीं शायद ये किसकी तरह है, कहीं शायद ये किसकी तरह आएगा पार्टिकल। ये डायग्राम आप अगर तो आपको लगेगा कि यार ये डायग्राम ऐसा लगेगा कि ये सॉल्यूशन की तरह है, देखो। बट इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफी बड़े, उनको आप नेक्ड आइज से देख सकते हैं, वो नेक्ड आइज से विजिबल है। अब नेक्ड आइज से इस तरीके से वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है पार्टिकल्स। अब हम यहाँ पे डायग्राम बना करके सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सस्पेंडेड सॉल्यूट, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सस्पेंडेड सॉल्यूट, इससे ज्यादा हम कुछ उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। अब धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, जैसे आपने कफ सिरप रखी है तो टाइम के साथ वो कफ सिरप क्या हो जाएगी, उसमें जो सॉल्यूट है वो धीरे धीरे बैठ जाएगा नीचे। अब वो सॉल्यूट उसमें धीरे धीरे अगर डिपॉजिट हो जाए तो इसका मतलब है वो अनस्टेबल नेचर का है। तो सस्पेंशन में कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं करना होता है, बट ये ध्यान रखना है कि सस्पेंशन के अंदर तीनों कैटेगरी में से सबसे ज्यादा पार्टिकल साइज इसके अंदर रहता है। हाँ, कोई डिवाइडिंग लाइन सीन नहीं होगी हेट्रोजीनस में। डिवाइडिंग लाइन कब सीन होगी, अगर आपने एक फ्रेश सस्पेंशन बनाया, मैंने एक फ्रेश सस्पेंशन बनाया और रख दिया, तो उसमें कुछ टाइम तक पार्टिकल्स ऐसे घूमते रहेंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे। बट एक टाइम बाद तो 2-3 दिन बाद, या अगर 2-3 घंटे बाद वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे। जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, फिर तो अपने को बाउंड्री दिखेगी। उसको मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम उसमें स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो डायग्राम बनाएंगे कि ऐसा कुछ था, ये 2 घंटे बाद वो सेडिमेंट हो गया, सेडिमेंट होने के बाद वो नीचे बैठ गया, उससे बाउंड्री बन जाएगी। तो इसीलिए इसको हेट्रोजीनस की कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि ये अनस्टेबल होंगे, जितने भी अनस्टेबल होंगे उन सब में बाउंड्री आपको नजर आएगी, जितने भी सस्पेंडेड, जितने भी हेट्रोजीनस होते हैं, लाइक सस्पेंशन एंड कोलोइड। ठीक है, ये क्लियर। अब हम एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, सारी चीजें क्लियर करूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अगर हम सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपने को क्या इसमें नजर आएगा, जस्ट हम अपोजिट प्रॉपर्टीज कहेंगे सॉल्यूशन से, क्योंकि तीनों में से सबसे ज्यादा जो पार्टिकल साइज है वो सस्पेंशन का, मतलब सस्पेंशन और सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टीज आप देखना ध्यान से, ठीक है। सस्पेंशंस आर heterogeneous suspensions are heterogeneous in nature. Suspensions are heterogeneous in nature. Suspensions are heterogeneous in nature and particles are large size. लार्ज साइज के पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंशन क्या होंगे, हेट्रोजीनस नेचर के होंगे और लार्ज साइज के पार्टिकल्स इसमें आएंगे। अगर हम पार्टिकल साइज यहां पर ऑर्डर दें, जो बहुत पूछा जाता है,
तो पार्टिकल साइज का ऑर्डर अगर मैं यहां पर दूं, ठीक है, पार्टिकल साइज का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा आएगा सस्पेंशन में, फिर उसके बाद रहेगा कोलोइड में, और फिर सबसे कम साइज आएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सस्पेंशन में सबसे लार्ज साइज होता है, फिर कोलोइड में, और फिर सॉल्यूशन के अंदर। अब सेकंड अगर इसमें सेकंड इसमें पॉइंट देखा जाए, अब देखो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं, तो लार्ज साइज के पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो भी लाइट उसमें से आप पास करोगे उस लाइट को स्कैटर कर लेंगे, जो भी आप लाइट पास करोगे वो लाइट को स्कैटर कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास, its path visible throughout the suspension। मतलब जो बल्क है, जो सस्पेंशन का जो बल्क है, वहां पर आपको ये लाइट का पाथ विजिबल होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, तो इस तरीके से पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। जैसे ये था, हमने यहाँ पे बनाया, ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, ये सस्पेंशन है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े लार्ज साइज के होंगे, है ना। इसके अंदर जो पार्टिकल्स मैं कंपैरेटिवली आपको दिखा रहा हूँ, मतलब हमने सॉल्यूशन में तो पार्टिकल देखे ही नहीं थे, उसके अंदर आप नेक्ड आइज से पार्टिकल को नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप का यूज करोगे। यहाँ पर हम नेक्ड आइज से बिल्कुल देख सकते हैं, ये नेक्ड आइज से अपने को पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि इसको तो इसमें एक ही बनाते हैं। अब मैंने क्या किया कि इसमें एक लाइट पास की, इस तरीके से मैंने लाइट पास की, ठीक है। अब जो लाइट पास की है मैंने, वो लाइट का पाथ इसके अंदर से जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल्स इसको स्कैटर करेंगे, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, और ये इस तरीके से जाता हुआ मुझे दिखाई देगा। तो जो लाइट का पाथ है, ये क्या है, बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट मुझे जाती हुई नजर आएगी कि ये बीम ऑफ लाइट यार इधर से इधर जा रही है। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर से लाइट जाती हुई पास होगी, इसका इतना मतलब है। ठीक है, ये बताओ, ये क्लियर है? ठीक है भाई, इतना क्लियर? देखो तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि पार्टिकल का साइज बहुत बहुत ज्यादा है, तो इसमें थर्ड उसमें लिख लेते हैं स्लाइड में कि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो सेडिमेंट हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स sedimented when remain undisturbed। अगर हम उसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख दें, ठीक है भाई, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख दें तो सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। किस तरीके से कि अपने पास सपोज ऐसे एक सस्पेंशन था, ये इसमें सस्पेंशन है, ये इसके पार्टिकल्स हैं,
ये सस्पेंशन है और ये इसके पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स काफी लार्ज साइज के हैं और ये हमने कब बनाया, जब हमने फ्रेश इसको बनाया था तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा था। फ्रेश बनाया था तो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा था। अब क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम, अभी ये स्टेबल है, दिस इज स्टेबल इन नेचर, बट आफ्टर सम टाइम इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या है, दे आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल धीरे धीरे टाइम के साथ सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे बैठना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, अब ये पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नीचे बैठना स्टार्ट कर देंगे, सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिपोजिशन इनमें स्टार्ट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएंगे। अब ये पार्टिकल जैसे नीचे बैठेंगे तो आपको दिखेगा कि ये अलग अलग, अब इन्होंने क्या बना ली, लेयर बना ली है यहाँ पे, ये लेयर इनकी बन गई है। अब ये लेयर बनी है, इसको हम कहेंगे सेडिमेंटेड पार्टिकल्स। सेडिमेंटेड पार्टिकल्स, और ये अब बना है अनस्टेबल नेचर का। ये अनस्टेबल नेचर का हो गया है और ये आपको एक बाउंड्री यहां पर नजर आएगी। अब इसको दोबारा से स्टेबल करने के लिए, दोबारा से इसको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो अगर हम मिक्स करेंगे तो दोबारा से वो फिर इसी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मिक्स करेंगे, इसको शेक करेंगे तो दोबारा से ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या डाउट है भाई इसमें, बताओ क्या डाउट है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, रिकॉर्डिंग आप, रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। हाँ, डार्क कलर की देखो, कप सिर्फ अगर डार्क कलर की बनी हुई है तो यार डार्क कलर में तो वो आपको नहीं दिखाई देगा ना, उसमें तो कलरेंट ऐड हुआ है। सस्पेंशन इज अनस्टेबल इन नेचर, वो लिखा हुआ है ना, सस्पेंशन आर अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब जब हमने फ्रेशली उसको प्रिपेयर किया तो वो पार्टिकल साइज ठीक थे, वो जो पार्टिकल थे वो सस्पेंडेड स्टेट में थे। कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, वो कुछ टाइम बाद वो नीचे सेडिमेंट हो गया। तो हम यही तो कहेंगे कि सस्पेंशन अनस्टेबल नेचर का होता है। सिर्फ सॉल्यूशन ही स्टेबल होता है, बाकी जो कोलोइड है और सस्पेंशन है वो दोनों ही अनस्टेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसमें एक लास्ट पॉइंट एक और रहता है कि अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो? क्या ये जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं इनको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं? है ना, इसको हम, इसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देखना, फोर्थ पॉइंट है ना, इसमें पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन
कैन बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर। मतलब जो पार्टिकल है सस्पेंशन के, आप उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। अगर फिल्टर पेपर से फिल्टर करें तो कुछ इस तरीके से ये मिलना चाहिए। देखो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हम एक फिल्टर पेपर, यहाँ एक फिल्टर फनल बना रहे हैं। ये एक फनल हमने बनाई और इस फनल में हम क्या करेंगे कि एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। इस फनल में हम क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। इस तरीके से हमने एक फिल्टर पेपर फोल्ड करके लगा दिया। ये फिल्टर पेपर हमने फोल्ड करके लगा दिया। अब ये फिल्टर पेपर लगाया और नीचे हमने क्या बना दिया, बीकर बना दिया जिसमें हम इसको स्टोर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक सस्पेंशन अपना यहाँ पर डाल दिया। ये सस्पेंशन है। अब ये सस्पेंशन क्या होगा, धीरे धीरे ये जैसे फिल्टर होगा तो अब फिल्टर पेपर के ऊपर पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे। फिल्टर पेपर के ऊपर जो पार्टिकल्स इकट्ठा होंगे उनको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। उनको हम कहेंगे रेसिड्यू। यहाँ पे जो इकट्ठा होंगे उनको कहेंगे रेसिड्यू। और जो नीचे यहाँ पर जो सॉल्यूशन, यहाँ पर जो इकट्ठा होगा इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स को आप ध्यान रखें कि हम रेसिड्यू किसको कह रहे हैं, जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल थे जिनको हमने फिल्टर कर लिया वो जो पार्टिकल्स हैं वो रेसिड्यू हैं, और जो लिक्विड नीचे मिला उस लिक्विड को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी फिल्टर बाय फिल्टर पेपर बिकॉज, हम इसका रीजन क्या दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि पार्टिकल्स का क्या है, लार्ज साइज है। तो पार्टिकल का लार्ज साइज है तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो एक रेसिड्यू होता है, एक फिल्ट्रेट होता है। जैसे आप घरों में चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद आप छानते हैं तो जो चाय आपको मिलती है दैट इज फिल्ट्रेट, और जो चाय पत्ती आप निकाल लेते हो दैट इज रेसिड्यू। तो रेसिड्यू होता है, फिल्ट्रेट होता है। फाइनली इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के एग्जाम्पल अगर दिए जाएं, इसमें आता है मडी वाटर। मडी वाटर के आपको मिलेंगे स्मोक कमिंग फ्रॉम चिमनीज।
इंडस्ट्रियल एरिया में स्मोक निकलता है, ठीक है, वो भी सस्पेंशन ही होता है। और फाइनली चॉक वाटर मिक्सचर, चॉक वाटर मिक्सचर और कप सिरप वगैरह, चॉक वाटर मिक्सचर। सस्पेंशन में कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। सस्पेंशन में आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो चार चार प्रॉपर्टीज मैंने बताया, आप डिटेल में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ। स्मोक, जो चिमनीज में से स्मोक निकलता है ना, जो चिमनीज में से इंडस्ट्रियल एरिया में स्मोक निकलता है, उसकी बात कर रहे हैं।